वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रो क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट 24 क्वेश्चन है। इसमें से आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर जाएगा, कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्ध, नेपोलियन युद्ध और पवित्र रोमन साम्राज्य के विघटन से उत्पन्न होने वाले कई मुद्दों एवं समस्याओं को हल करने का था। क्वेश्चन नंबर 2 है, शीत युद्ध का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसका सही उत्तर जाएगा, शीत युद्ध एक प्रकार का वाक्य युद्ध था जो कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा संचार प्रचार साधनों तक ही लड़ा गया। इस युद्ध में ना तो कोई गोली चली और ना ही कोई घायल हुआ। इसमें दोनों महाशक्तियों ने अपना सर्वस्व कायम रखने के लिए विश्व को अधिकांश हिस्सों में प्रमुख युद्ध लड़े। और क्वेश्चन नंबर 3 है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? इसका सही उत्तर जाएगा, साइमन कमीशन 1927 पर जन प्रतिक्रिया यानी कि 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। पूरे भारतवर्ष में हड़ताल व विरोध किया गया तथा जहां भी गए वहां इन्हें काले झंडे तथा साइमन गो बैक के नारे झेलने पड़े। केंद्रीय विधानसभा के भारतीय सदस्यों ने भी साइमन कमीशन को स्वागत करने से इनकार कर दिया था। और क्वेश्चन नंबर 4 है, उपनिवेशवाद से क्या अभिप्राय है? इसका सही उत्तर जाएगा, उपनिवेशवाद का अर्थ है किसी भी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी भी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना। और इस तरह के उपनिवेशवाद को एक स्रोत कोलंबस और वास्को डी गामा को यात्रा को भी माना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यू डील क्या है? इसका सही उत्तर जाएगा, आर्थिक महामंदी से उबरने के लिए अमेरिका राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 1933 से 1938 के बीच न्यू डील नामक कार्य योजना की घोषणा की, जिसके अंतर्गत कई सामाजिक व उत्तरदायी नीतियों को अमल में लाया गया। हम अपनी अर्थव्यवस्था द्वारा कृषि और उद्योग में संतुलन लाना चाहते हैं। कृषि नीति से कृषि क्षेत्र में विस्तार हुआ, इसे न्यू डील कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, हुआ आंदोलन की विवेचना करें। इसका सही उत्तर जाएगा, हुआ एक वियतनामी बौद्ध धार्मिक आंदोलन था। इसकी शुरुआत वर्ष 1939 में बौद्ध सुधारक हुन फुसू ने की थी। युद्ध के बाद यह वियतनामी राजनीतिक में एक स्वतंत्र बल के रूप में जारी रहा और दोनों फ्रांसीसी उपनिवेशवादी हो ची मिन्ह के वियत मिन्ह राष्ट्रवादी आंदोलन का विरोध किया गया। इसे हुआ आंदोलन कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, लोकतंत्र में सूचना की अधिकार की भूमिका क्या है? इसका सही उत्तर जाएगा, सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपने कार्य और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है और लोकतंत्र में देश की जनता अपने चुनी हुई व्यक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान करती है और यह अपेक्षा करती है कि सरकार पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठ के साथ दायित्व का पालन करेगी। और अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, राजनीतिक दलों के 2 कार्यों को बताएं। इसका सही उत्तर जाएगा, राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला है, वे सरकार को नियंत्रित और हासिल करने के लिए लोगों को एक साथ लाते हैं। और दूसरा है, मतदाताओं को अपने उम्मीदवारों को कार्यालय में चुनने के लिए संगठित और राजी करते हैं। और अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, संघीय शासन की 2 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। इसका सही उत्तर जाएगा, संघीय शासन की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, प्रथम राजनयिक शक्तियों को संघीय एवं राज्य सरकारों के मध्य संवैधानिक विभाजन, द्वितीय संघीय विभाजन की आवश्यकता, अर्थात प्रथम न तो संघीय और न राज्य सरकार के संघ के पृथक हो सकती है। और दूसरा है, द्वितीय संघात्मक संविधान उन दोनों से समान रूप से सर्वोपरि होता है। और अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, नगर निगम की आय की प्रमुख स्रोत क्या है? इसका सही उत्तर जाएगा, नगर निगम की आय की प्रमुख स्रोत सड़क निर्माण करना, बिजली की आपूर्ति करना, पानी की आपूर्ति करना, जल की आपूर्ति करना, सड़क बनाना और सफाई व्यवस्था करना, नगर की सफाई की व्यवस्था करना और इत्यादि सभी प्रकार से नगर निगम की इनकम होती है और व्यापारियों से टैक्स वसूल करते हैं। और इस प्रकार नगर निगम की आय की अनेक स्रोत है। और अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, समावेशी विकास क्या है? इसका सही उत्तर जाएगा, समावेशी विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसमें समाज के सभी लोगों को समान अवसरों के साथ विकास का लाभ भी समान रूप से प्राप्त होता है, अर्थात सभी वर्ग क्षेत्र
प्रांत के व्यक्तियों को बिना भेदभाव एक समान विकास के अवसरों को साथ साथ होने वाले देश के विकास का समावेशी विकास कहते हैं। और अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या अभिप्राय है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को रियायती कीमतों पर आवश्यक उपभोग वस्तुओं को प्रदान करना है ताकि मूल्य वृद्धि के प्रभाव से उन्हें बचाया जा सके तथा नागरिकों में न्यूनतम पोषण की स्थिति को भी बनाए रखा जा सके। और अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, भारतीय बाजारों में किन किन वित्तीय संस्थाओं को शामिल किया जाता है? इसका सही उत्तर जाएगा, भारतीय पूंजी बाजारों में इन संस्थाओं को शामिल किया जाता है। वे संस्थाएं हैं वित्त आयोग, वित्त प्रणाली, बैंक एवं ऋण। और अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? इसका सही उत्तर जाएगा, वैश्वीकरण का शब्दार्थिक अर्थ होता है स्थानीय क्षेत्रीय वस्तु या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है और इसे ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। इसे वैश्वीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पट्टिका कृषि से आप क्या समझते हैं? इसका सही उत्तर जाएगा, पट्टी कृषि के अंतर्गत बड़े खेतों को पट्टिया में बांटा जाता है। फसलों के बीच घास की पट्टियां लगाई जाती है। ये पौधों द्वारा जनित बल को कमजोर करता है। इसे पट्टिका कृषि कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। पारंपरिक का होगा, मुख्य रूप से ये स्रोत औद्योगिक तथा व्यवसायिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयोग होते हैं। ये बहुत ही महंगे होते हैं। इनके उदाहरण है कोयला, पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल एवं इत्यादि। और गैर पारंपरिक होगा, आज पुनर्उपयोगी और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के दायरे में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, हाइड्रोजन ईंधन, कोशिकाएं, विद्युत वाह, समुद्री ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि जैसे नवीन प्रौद्योगिकी आती है। और अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हरित क्रांति भारत की नई कृषि नीति सन 1967 से 1968 में लागू की गई, जिसमें अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया गया तथा कृषि की नई तकनीकों का प्रयोग किया गया, जिससे फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई और इसे हरित क्रांति कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक उद्योग एवं निजी उद्योग में क्या अंतर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का हिस्सा है जहां सरकार या स्थानीय अधिकारियों द्वारा कार्य करने के बजाय सामान और सेवाएं प्रदान की जाती है, और निजी क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां होती है और निजी व्यक्तियों द्वारा स्वामित्व एवं वित्त पोषित को संचालित होती है। और अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, जैव विविधता क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, किसी भी निश्चित प्राकृतिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं का तथा पेड़ पौधे की अनेक प्रजातियों की विविधता तथा संख्याओं को उस स्थान विशेष की जैव विविधता कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 है, रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक में पृथ्वी पर मौजूद और विलुप्त हो चुकी सारे जीव जंतुओं का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, और यह जीव जंतु या पक्षी को पहली बार देखा गया या अंतिम बार देखा गया उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, और इस रिकॉर्ड को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसे रेड डाटा बुक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपदा के 2 प्रकारों का उल्लेख करें। इसका सही उत्तर जाएगा, आपदाएं 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा होती है भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, बाढ़, सूखा, वनों में आग लगना, शीतलहर, समुद्री तूफान, तपलहर, सुनामी, आकाशीय बिजली का गिरना, बादलों का फटना आदि आते हैं। और मानव जनित आपदा होती है, मानव जनित आपदा में होती है जो मानव के द्वारा आपदा उत्पन्न होते हैं, उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे में गाड़ी दुर्घटना, रेल दुर्घटना, आतंकवादी हमला, देश देश में युद्ध हो जाना इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 22 है, बाढ़ से होने वाली हानियों का उल्लेख करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाढ़ के प्रभाव को स्वच्छ पेयजल की कमी, बिजली की आपूर्ति में व्यवधान, आय की हानि के कारण लोगों की क्रय शक्ति में कमी, बुनियादी वस्तु की कीमतों में वृद्धि आदि के आधार पर महसूस किया जाता है। लोगों और आर्थिक गतिविधियों की सामान्य स्थिति लाने में बहुत अधिक समय लगता है, जिससे आर्थिक नुकसान होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सुनामी से बचाव के उपाय। पहला है, समुद्री तटवर्ती इलाके से नगर तथा वस्तु दूर तथा ऊंचाई पर बसाए। दूसरा है, पशु और पक्षी गतिविधि पर ध्यान दे। और तीसरा है, तटीय जल की तेजी से वृद्धि तथा गिरावट पर ध्यान दे। और चौथा है, सुनामी आने पर जरूरत का सामान लेकर कम से कम 30 मीटर ऊंचाई पहाड़ी या सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए।
और 5 नंबर है, अगर आप सुनामी में जल में फंस जाए तो कोई भी तैरने वाली चीज़ पकड़ ले तथा घबराए बिल्कुल भी नहीं। और नंबर 6 है, अगर सुनामी को जल नगर में भर जाए तो कोई मजबूत पक्की इमारत पर चढ़ जाए। और नंबर 7 है, आपको बचाव दल जैसे डॉक्टर, एम्बुलेंस, पुलिस आदि की संपर्क की नंबर याद होना चाहिए। और नंबर 8 है, कभी भी समुद्र में आने वाली लहरों के पास से ना देखें वरना यह घातक सिद्ध हो सकती है। और अगला क्वेश्चन है लास्ट 24 नंबर, हैम रेडियो क्या है? एक हैम रेडियो ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा विभिन्न संचार उपकरणों एवं प्रणालियों के साथ प्रयोग को जारी रखा जा सकता है और साथ ही प्राकृतिक आपदा के समय जैसे बाढ़, चक्रवात, तूफान, भूकंप या किसी भी अन्य आपदा के दौरान हवाई आपातकालीन संचार नेटवर्क की स्थापना कर जैसे हवाई चिकित्सक, यातायात आदि की मदद की जा सकती है। इसे हैम रेडियो कहते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।